हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के 20 MCQs क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1689, बी है 1789 और सी है 1889 और डी है 1947। तो इसका सही उत्तर है 1789। तो अब हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं कि क्यों इसकी आज़ादी 1789 में हुई। 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई। इस समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था। लुई 16 वह निरंकुश और अत्याचारी शासक था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो अब पढ़ेंगे सेकंड, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस की मुद्रा, बी है फ्रांस का झंडा, सी है फ्रांस के राजमहल का नाम और डी है फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए, फ्रांस की मुद्रा। और इसकी व्याख्या है, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया। हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका ए ऑप्शन है मुसोलिनो, बी है नेपोलियन, सी है लुई 16वां और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लुई 16वां। और इसकी व्याख्या है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। लुई 16वां 1774 में राजगद्दी पर बैठा। लुई 16वां निरंकुश शासक था। अब अपन पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टेट से क्या अभिप्राय था? स्टेट से क्या अभिप्राय था? इसका ये ऑप्शन है, अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था, बी है धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है, सी सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर और डी है फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। इसका डी ऑप्शन है सही है। और इसकी व्याख्या है, फ्रांस का समाज 3 प्रकार की स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, किसान और कारीगर। छोटे किसान भूमिहीन, मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि थे। और पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो ए है पादरी, बी है कुलीन वर्ग और सी है व्यापारी और डी है किसान। तो इसका सही उत्तर है कुलीन वर्ग। और इसकी व्याख्या है, पादरी प्रथम स्टेट, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट और व्यापारी तृतीय स्टेट और किसान तृतीय स्टेट। हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। तो तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो इसका ए ऑप्शन है अदालती कर्मचारी, बी है बड़े व्यवसायी और सी है किसान और डी है कुलीन वर्ग। इसका सही उत्तर है कुलीन वर्ग। और इसकी व्याख्या है, अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान तृतीय स्टेट के अंतर्गत शामिल थे और जबकि कुलीन वर्ग जो अमीर और संपन्न वर्ग के अंतर्गत जाने जाते थे, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत शामिल किए गए थे। हम पढ़ेंगे सेवंथ क्वेश्चन, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? तो इसका ऑप्शन है, ए है ऑप्शन प्रथम, बी है द्वितीय और सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। और इसका सही उत्तर है ए प्रथम। और इसकी व्याख्या है, चर्च का कामकाज देखने वाले को पादरी वर्ग कहा जाता था। इस प्रकार पादरी प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। अब हम पढ़ेंगे एट्थ क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? जो फ्रांसीसी समाज था उसमें किसानों की कितनी जनसंख्या थी, कितने परसेंट थी? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 45%, बी 60% और सी है 75%
और डी है 90%। तो इसका सही उत्तर है 90%, 90%। और इसकी व्याख्या है फ्रांसीसी समाज में लगभग 90% लोग किसान थे, हालांकि 60% भूभाग पर कुलीन, पादरी और तृतीय स्टेट की अमीरों का अधिकार था। हम पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन, इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। तो ए ऑप्शन है पादरी, और बी है बड़े व्यवसायी, और सी है वकील, और डी है छोटे किसान। अब हम पढ़ेंगे इसकी सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ए पादरी वर्ग, और इसकी व्याख्या है प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी और दूसरे स्टेट में शामिल कुलीन वर्ग के द्वारा लोगों को कर से छूट मिली हुई थी, जबकि तृतीय स्टेट के अंतर्गत शामिल सभी को कर देना पड़ रहा था। तो इसका 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर कौन था इनमें से? तो इसका ए ऑप्शन है टाइड, और इसका बी है टाइल, सी है लिब्रे, और डी है स्टेट। तो इसका सही उत्तर है बी टाइल, और इसकी व्याख्या है राज्य द्वारा सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर को टाइल कहा जाता था। टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था, और लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था। स्टेट फ्रांस की सामाजिक वर्ग का बंटवारा था। तो अब हम पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? जो चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था, धार्मिक कर, उसे क्या कहते थे? तो उसका ऑप्शन है ए टाइड, बी टाइल, सी लिब्रे, डी स्टेट। इसका सही उत्तर है ए टाइड। इसकी व्याख्या है चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर को टाइड कर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे 12th क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 90 लाख, बी 1.5 करोड़, सी 2.3 करोड़, डी 2.8 करोड़। इसकी सही उत्तर है डी 2.8 करोड़। और इसकी व्याख्या है वर्ष 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, वही 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। हम पढ़ेंगे 13 क्वेश्चन, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है रूसो, बी मांतेस्क्यू, और सी लोक, और बी वाल्टेयर। तो इसका सही उत्तर है सी लोक। और इसकी व्याख्या है जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राज्य की देवी और निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांतों का खंडन किया। हम पढ़ेंगे 14 क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, और ऑप्शन सी है मांतेस्क्यू, और इसका ऑप्शन डी है लॉक। तो इसके सही उत्तर है सी मांतेस्क्यू। इसकी व्याख्या है मांतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्षमता विभाजन की बात कही थी। तो इसका 15th क्वेश्चन है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? इसका ऑप्शन ए है 1789, इसका ऑप्शन बी है 1791, ऑप्शन सी है 1792, इसका ऑप्शन डी है 1804। और इसका सही उत्तर है 1789, ए वाला इसका सही उत्तर है। और इसकी व्याख्या है, इसकी 1789 की व्याख्या है
1789 में आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 को किया गया। और इसकी सेकंड व्याख्या है, इसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया था। इसकी थर्ड व्याख्या, इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ और 14 जुलाई को बास्टील पर क्रांतिकारियों ने हमला किया और कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? इसका ऑप्शंस हैं ए 1789, बी 1791, सी 1792 और डी है 1804। तो इसका सही उत्तर है 1791। इसका बी वाला सही उत्तर है। इसकी व्याख्या है, 1789 में स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य था संविधान तैयार करना, जो 1791 में पूरा हुआ। अब पढ़ेंगे 17 क्वेश्चन, फ्रांस गणराज्य कब बना? जो फ्रांस है गणराज्य कब बना? इसके ऑप्शंस हैं ए 1789 में, बी 1793 में, सी 1791 में, डी 1792 में। इसका सही उत्तर है डी 1792। और इसकी व्याख्या है, 1789 में हुई क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि 1791 में फ्रांस में संविधान बना। 1792 में फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ। 1793 में लुई 16वां फांसी दे दी गई। लुई 16 को 1793 में फांसी दे दी गई। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो इसका ऑप्शंस है ए है ऑप्शन 1792, बी है 1793, सी है 1804 और डी है 1815। तो इसका सही उत्तर है 1804। और इसकी व्याख्या है, 1792 में जब फ्रांस का गणराज्य घोषित हुआ और 1793 में लुई 16 को फांसी दिया गया। तत्पश्चात कुर शासक रोबेस्पियर को भी 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद फ्रांस पर बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को युद्ध में शामिल होना पड़ा। अत्यंत सत्ता नेपोलियन के हाथों में आई। उन्होंने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इसका 19th क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1804, बी 1809, सी 1815 और डी 1821। तो इसके सही उत्तर है 1815। और इसकी व्याख्या है, 18 जून 1850 में को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की सेना का सामना ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेना से हुई। अंतत नेपोलियन की हार हुई। और हम पढ़ेंगे 20th क्वेश्चन। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है वह किसने लिखी? ऑप्शंस ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू और सी वोल्टेयर और डी लॉक। तो इसका सही उत्तर है ए रूसो। इसकी व्याख्या है, इस पुस्तक में रूसो ने सभी के लिए मत देने के लिए अधिकार के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत की व्याख्या भी लिखी है। इस वीडियो में इतना ही। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके लिए बाय बाय।